हर 4 साल में फीफा वर्ल्ड कप आता है। हर 4 साल में हमारे मन में ये सवाल आता है कि भाई इंडियन फुटबॉल टीम की हालत इतनी ख़राब क्यों है। इंडियन फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप में compete क्यों नहीं करती है। क्या वो दिक्कतें हैं जिनकी वजह से ये फुटबॉल की टीम, हमारे देश में फुटबॉल इतनी ज़्यादा घटिया स्तर पर खेली जा रही है। क्या वो कारण है जिसकी वजह से इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी हम 11 प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जो फीफा वर्ल्ड कप के लिए कॉम्पीट कर सकें। और क्या हमारे देश में फुटबॉल की हालत शुरू से ऐसी ही थी या फिर इसकी भाई कोई अलग कहानी है। कैसे हमारे देश में फुटबॉल आई, क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं कहीं भी। इवन अब तो कैप वर्दे जैसी टीम जिसकी पॉपुलेशन हमारी एक सिटी से भी छोटी होगी, वो भी भाई बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर दे रही है। बट हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं हैं और इनफैक्ट नीचे ही हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों के बारे में जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। हर चीज़ को हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। लेकिन हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना है। शुरुआत करता हूँ मैं हिस्ट्री से। भाई हमारे देश में फुटबॉल को ब्रिटिशर्स लेकर आए थे 19th सेंचुरी में। कोलकाता उस टाइम पे एशियन फुटबॉल का हब था। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इट वाज कोलकाता जो एशियन फुटबॉल का हब था उस टाइम पे। मोहन बगान, ईस्ट बंगाल जैसे क्लब हमारे टॉप के क्लब माने जाते थे उस टाइम पे। और 1950s और 60s का जो दौर था वो हमारी इंडियन फुटबॉल के लिए हिस्ट्री का अब तक का गोल्डन एरा माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हमने 2 गोल्ड मेडल जीते थे एशियन गेम्स में और 4th प्लेस हासिल करी थी ओलंपिक्स में। और इसके अलावा हमने बड़ी बड़ी टीमों को, जो आज बड़ी टीमें हैं जैसे जापान, साउथ कोरिया, एशिया की जो बड़ी बड़ी टीमें मानी जाती हैं आज की डेट में, उन्हें भी भाई डोमिनेट किया है उस टाइम में। इनफैक्ट हमें 1950 का फीफा वर्ल्ड कप खेलने का भी एक मौका मिला था, जिसके लिए माना जाता है कि भाई हमारे पास उस टाइम हमारे प्लेयर के पास शूज़ नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से हम उस वर्ल्ड कप में कम्पीट नहीं कर पाए थे, खेल नहीं पाए थे। बट यार वो एक आधा अधूरा सच है। असली कहानी इसके पीछे की ये है कि उस टाइम पे हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं थे, वो संसाधन नहीं थे, हमारी फुटबॉल के पास उतनी फंडिंग नहीं थी कि हम ट्रैवल कर सकें और उस फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर सकें। इसलिए हम उस फीफा वर्ल्ड कप में जा नहीं पाए थे, जो कि एक डिजास्ट्रस चीज़ थी हमारी इंडियन फुटबॉल के लिए। इकलौता वर्ल्ड कप था वो जिसमें हम क्वालिफाई किए थे। उसके बाद आज तक कभी हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। बट अब सवाल ये आता है कि जब इतनी बढ़िया स्थिति थी हमारी इंडियन फुटबॉल की, इतने बेहतरीन तरीके से हम डोमिनेट करते थे एशियन टीम्स को, तो अब क्या दिक्कत है। अब क्यों हमारी फीफा में रैंकिंग 138 आ चुकी है, एशिया में 26th रैंक पर है हम। इवन वी आर नॉट इवन इन टॉप 10, 26th नंबर पे हैं। क्या ऐसी दिक्कतें हुई भाई 1970s के बाद से? जो इंडियन फुटबॉल में खतरनाक दिक्कतें चालू हुई, फंडिंग प्रॉब्लम्स, उसके बाद आपको ग्रास रूट में प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी, करप्शन के केसेस आ जाएंगे। 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गया इंडिया, उसके चक्कर में ब्रॉडकास्टर का सारा फोकस क्रिकेट पे हो गया, फैंस का फोकस क्रिकेट पे हो गया, सारी फंडिंग जो है क्रिकेट के पास जाने लगी। ऑफकोर्स यार ये देखो, अब क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल मत करने लग जाना, बट मैं बस इतना बता रहा हूँ कि इंडियन फुटबॉल की हालत 70s से शुरू हुई थी, जो कि आज तक कभी सुधर नहीं पाई है। और हमारे डाउनफॉल के ये 4-5 कारण सबसे बड़े कारण माने जाते हैं, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहला इसमें आता है ग्रास रूट डेवलपमेंट। अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज की ना, तो वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हो टैलेंट को 5 या 7 साल की उम्र से, फिर वहाँ से उसको आप धीरे धीरे करके ग्रूम करना चालू करते हो और तब जाके वो प्लेयर 15-18 साल की एज में आपको खेल के देता है, डिलीवर करके देता है। लेकिन इंडिया में भाई अगर हम बात करें ना, 13 से 15 साल के बीच में एक सीरियसनेस आती है फुटबॉल के उस प्लेयर में, तो यार तब तक ना बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। 13 से 15 साल में एक जगह पे कोई शुरू कर रहा है, एक जगह कोई 5 से 7 साल के बीच में शुरू कर रहा है, ऑलमोस्ट 10 साल का गैप। 10 साल में उस बंदे को, उस प्लेयर को जो एक्सपीरियंस मिल चुका है वो अनमैचेबल होता है। तो इस वजह से हमारे पास एक ग्रास रूट प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, जिस वजह से हम जो टैलेंटेड बंदे हैं, टैलेंटेड लड़के हैं, बच्चे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, बस बात है आइडेंटिफिकेशन की, राइट टाइम पे, राइट मोमेंट पे। और फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद हम आगे आ जाएं तो हमारे पास उन बच्चों को अगर हम आइडेंटिफाई भी कर लेना, तो हमारे पास उनके डेवलपमेंट के लिए कोई प्रॉपर पाथवे नहीं, हमारे पास कोचिंग ही नहीं है। कोचिंग स्टैंडर्ड्स हमारे इतने ज़्यादा गिरे हुए हैं ना। इनफैक्ट हमारे पास एलीट AFC लाइसेंस वाले कोचेस कितने हैं, गिने चुने, गिनतियों उंगलियों पे गिनने हम इतने एलीट कोचेस होंगे हमारे पास। और यही हमारी दूसरी सबसे बड़ी समस्या है
कोचिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ख़राब है हमारे देश में। बात करें हम तीसरे की, तो यार देखो सबको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी ज़्यादा समस्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहना चाहिए कि फुटबॉल के लिए डेडिकेटेड ग्राउंड, अकॉर्डिंग टू रंजीत बजाज सर, उनके एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि एक भी डेडिकेटेड फुटबॉल के लिए ग्राउंड नहीं है। बट यार थोड़े मतलब जो कोलकाता वगैरह साइड में अगर हम देखें, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट साइड या फिर साउथ में हम जाएं, तो आपको थोड़े बहुत कुछ ग्राउंड्स मिलेंगे भी, लेकिन भाई इसके अलावा बहुत अच्छी फैसिलिटीज हमारे लिए कुछ है नहीं। इवन जो ग्राउंड्स हैं भी ना, उनको भी लोग बाग कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लेते हैं या क्रिकेट के लिए यूज़ कर लेते हैं। जैसे एक नेवल डिसूजा भी ग्राउंड जो महाराष्ट्र मुंबई में है, उसके लिए बात चल रही है कि भाई उस पर कुछ चीज़ें शायद कम्युनिटी सेंटर टाइप का कुछ बनाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बुरी और बहुत बेकार चीज़ है हमारी इंडियन फुटबॉल के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है ऑलरेडी, और जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं उन्हें भी भाई दूसरी चीज़ों के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है। तो फिर आप कैसे फुटबॉल को बढ़ावा दोगे? एंड इवन इफ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सही कर भी लेना, तब भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक लीग स्ट्रक्चर ही नहीं है कोई। जहां यूरोपियन कंट्रीज में 5 से 8 टीयर्ड जो स्ट्रक्चर होता है, उनका बेहतरीन पूरा रेलीगेशन, प्रमोशन, हर चीज़ होती है, और वहाँ पे प्लेयर्स को साल भर में कॉम्पिटिटिव 40 से 50 गेम खेलने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो हमारे पास ISL और आई लीग दो ही हैं, और वहाँ पे भी सिर्फ प्रमोशन होता है। रेलीगेशन का तो अब तक कोई प्रावधान बनाया नहीं गया, जिसके लिए आई लीग रो रही है कि भाई तुम हमारे क्लब उठा उठा के ले जाओगे सारे, तो फिर हमारे पास क्या रहेगा बचाने के लिए, दिखाने के लिए? ये आई लीग की एक दिक्कत है, जेन्युइनली बता रहा हूँ इंडिया में, और ये हमारे लिए अनदर बिग प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को वो एक्सपोजर ही नहीं मिल पाता है। इंडिया में प्लेयर एक प्लेयर ऑलमोस्ट 20 से 25 कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलता है एक साल में। मतलब कैन यू इमेजिन यार, जहां एक तरफ 40 से 50 कॉम्पिटिटिव मैचेस खेले जा रहे हैं, वहां दूसरी तरफ 20 से 25 मैचेस खेले जा रहे हैं सिर्फ। और अगर जो अनऑफिशियल टूर्नामेंट्स में कोई बंदा खेल लेता है ना, तो उसे बैन कर दिया जाता है, क्योंकि ऑफिशियल टूर्नामेंट्स, ऑफिशियल लीग वगैरह तो इतनी ज़्यादा होती नहीं है हमारे देश में। बट अगर किसी ने भाई अनऑफिशियल में खेल लिया, तो उस बंदे का करियर ही खत्म हो जाता है, उसे बैन ही कर दिया जाता है पूरी तरीके से। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जब तक आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा, जब तक आपको वो कॉम्पिटिटिव मैचेस नहीं मिलेंगे थ्रू आउट द ईयर, तब तक भाई आप कुछ नहीं कर सकते हो। लिटरली आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो मैच शार्पनेस आपके माइंड में, वो टेक्टिकल अवेयरनेस आपके माइंड में आएगी ही नहीं जब तक आप मैचेस नहीं खेलोगे, वो भी एलीट टीम्स के अगेंस्ट। इनफैक्ट हमारी इंडियन फुटबॉल टीम भी है ना, किन किन टीम्स के अगेंस्ट खेलती है, कितना फुटबॉल खेलती है साल भर में, हम सबको पता है भाई। लेकिन फिर बात आती है भाई, ये सारी दिक्कत अगर इंडिया में है, तो ये एशियन बाकी की जो टीम्स हैं उनके साथ भी ये दिक्कतें होंगी। जब इंडिया की फुटबॉल ने 50s और 60s में डोमिनेट किया था, तब इन फुटबॉल की टीम्स की यही हालत थी। तो फिर इनने कैसे इतना इंप्रूव कर लिया कि 1998 के बाद जापान की जो टीम है ना, हर एक फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई की है। तो अगर हम बात करें जापान की, तो 1993 के पहले जापान की हालत कोई फुटबॉल में बहुत अच्छी नहीं थी। जापान कोई पावर हाउस नहीं माना जाता था भाई फुटबॉल का। लेकिन 1993 में वो लेकर आए 100 ईयर विजन, एक प्लान लेकर आए, एक लॉन्ग टर्म प्लान लेकर आए। उस पर लॉन्ग टर्म में उन्होंने काम किया, जे लीग को लेकर आए, उसके बाद अकेडमीज ओपन करी, कोचिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी बढ़िया तरीके से। और आज हमें वही देखने को मिल रहा है कि भाई उनकी फुटबॉल टीम बड़ी बड़ी यूरोपियन टीम्स को आंख में आंख डाल के compete करती हैं। और मैं आपको बताऊं ना, एक रोड मैप हर एक एशियन टीम ने, हर एक फुटबॉल नेशन ने इस चीज़ को फॉलो करके आज वो बहुत आगे निकल चुके हैं इंडिया से। और हर एक सक्सेसफुल फुटबॉलिंग नेशन ने ये 5-6 चीज़ें करी हैं, जिसकी वजह से आज वो इतना आगे निकल चुके हैं। पहली चीज़ तो भाई एक लॉन्ग टर्म प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ एलीट कोचिंग स्टैंडर्ड्स आपकी कंट्री में होना ज़रूरी है, ताकि आप एक आइडेंटिटी अपनी डेवलप कर पाओ। इसके बाद यूथ कंपटीशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चों को शुरुआत से ही एक अच्छा एक्सपोजर मिले, ताकि वो बड़े होकर फिर वो वो एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर पाए नेशनल टीम के लिए। इसके बाद आगे अगर मैं बढ़ूँ, तो हमें डोमेस्टिक लीग को सुधारने की ज़रूरत है, ताकि उन यंग प्लेयर्स को, ताकि उन अडल्ट्स को एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हम दे सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें यूथ अकेडमीज पे इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार। क्योंकि जापान की अगर मैं बात करूँ ना, तो भाई 1993 के बाद जापान ने ये मैंडेटरी कर दिया था कि हर एक क्लब को अंडर 10 से लेके अंडर 18 तक अपनी अकेडमीज इस्टेब्लिश करना अनिवार्य रहेगा। जिसकी वजह से भाई वो एक बच्चे को एक कम उम्र में आइडेंटिफाई करते हैं, कम उम्र में उसका डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं, और फिर जब वो बड़ा होता है तो फिर हम सबको पता है भाई
कहानी वो एक आइडेंटिटी में, एक मेंटालिटी में ढल जाता है, एक एक्सपीरियंस उसे अच्छा खासा मिल चुका होता है 18 साल की उम्र तक, तो वो अच्छे लेवल पे compete करने के लिए एकदम तैयार होता है। बट अब बात यह आती है कि हम इंडिया में फुटबॉल को कैसे ग्रो करा सकते हैं। तो भाई सिंपल चीज़ें हैं, ग्रास रूट डेवलपमेंट करो, बच्चों को एक्सपोजर दो, उसके बाद अपने डोमेस्टिक सीजन को हमें बड़ा करने की, लंबा करने की ज़रूरत है, ताकि हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मैचेस दे सकें अपने इन प्लेयर्स को, इन्हें ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाए, एक ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कम्पीट कर सकें बहुत लंबे समय के लिए, ताकि इन्हें वो एक्सपीरियंस गेन हो। और इतना ही काफ़ी नहीं होगा, हमें अपने प्लेयर्स को भाई एनकरेज करना पड़ेगा कि वो यूरोपियन लीग्स में जाके खेलें। इवन भाई अगर आप कम टीयर वाली टीम में खेल रहे हो तो भी चलेगा, लोअर टीयर्स में खेलो, या फिर एशियन में जो एलीट लीग्स हैं, जे लीग हो गई, और भी सऊदी अरेबिया की लीग हो जाती है, सऊदी प्रो लीग हो जाती है, वहाँ पे आप जाके compete करो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ताकि आपको वो एक्सपोजर मिल सके, ताकि आप उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ढल सको। अभी तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि भाई ये ISL के क्लब्स इतने ज़्यादा पैसे दे देते हैं इन प्लेयर्स को, इनका जाने का मन ही नहीं करता। एक कॉम्प्लेसेंसी टाइप की आ गई इन प्लेयर्स के मन में कि अरे यार ठीक है, यहीं देश में रह के इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो हम बाहर क्यों जाएं। क्योंकि मैं सच बताऊं आपको तो ये प्लेयर हमारे पास जिस क्वालिटी के हैं ना, इन्हें बाहर जाके इसकी आधी सैलरी भी नहीं मिलेगी जिन्हें ISL के इन क्लब्स में मिलती है। इस वजह से ये प्लेयर्स बाहर नहीं जाते हैं। तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हमारा AIFF इन क्लब्स पे थोड़ी सी लिमिट सेट कर दे कि भाई इस पैसे से ज़्यादा आप इन क्लब्स को नहीं दे सकते। इनफैक्ट एशिया की कुछ कंट्रीज़ ने ये चीज़ करी भी थी, ताकि भाई प्लेयर एनकरेज हो, प्लेयर को एक मोटिवेशन आए कि हम चलो यार यूरोपियन कंट्रीज़ में या एशिया की और दूसरी लीग्स में जाके खेल सकें, वहाँ पे एटलीस्ट हमें एक्सपोजर मिलेगा, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। और आखिर में आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है भाई, स्पोर्ट्स साइंस और एनालिटिक्स। क्योंकि अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की तो सिर्फ वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं रह गई है, आज वहाँ पे साइंटिफिक टूल्स, टेक्निक्स, एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें, डेटा मैनेजमेंट, इनफैक्ट डेटा एनालिटिक्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है। तो भाई हमें उन चीज़ों में भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आज की डेट में भी हमारी ISL में VAR का यूज़ नहीं होता है, तो ये हमारे लिए एक थोड़ी सी बहुत ही बेकार चीज़ है मैं कहूँगा। और रेलीगेशन प्रमोशन की चीज़ हमें चालू करनी पड़ेगी, ताकि आई लीग में जो लोअर टीयर लीग्स हैं उनमें भी अच्छे क्लब्स compete करते हुए नजर आए। और जिस दिन ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, जिस दिन हमारे पास एक लॉन्ग टर्म विजन होगा, मैं लिख के देता हूँ भाई, आज तो नहीं, अगले फीफा वर्ल्ड कप में शायद नहीं, लेकिन एक ना एक दिन हम फीफा वर्ल्ड कप में ज़रूर compete करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि हम एशिया में टॉप 10 में आ जाएं, एटलीस्ट हम एटलीस्ट एशियन कप में रेगुलरली क्वालिफाई करने को देखें। अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी एशिया कप होना चाहिए, वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है, हम अभी एशियाई कप में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं भाई, वर्ल्ड कप की बातें कहाँ कर रहे हैं हम। खैर हम एज अ इंडियन फुटबॉल फैन एक उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी देखने को मिले। एटलीस्ट हमें देखने को मिलेगी भाई AIFF और हमारी इंडियन गवर्नमेंट फुटबॉल के लिए कुछ कर रही है, एटलीस्ट हमें ये देखने को मिल जाए तो हम थोड़े से ठंडक हो जाएगी। क्योंकि कल तो हम फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेंगे नहीं, उसके लिए हमें लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। और एक पॉजिटिव चीज़ जो अभी होते हुए नजर आ रही है मुझे इंडियन फुटबॉल के अराउंड, वो ये है कि OCI और PIO प्लेयर्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातें चलने लगी हैं। और मे बी भाई ये हमें एक पॉसिबिलिटी होती नज़र आ सकती है, क्योंकि AIFF ने एक अपना जो पूरा होना चाहिए लेटर वगैरह साइन करके और स्पोर्ट्स मिनिस्टर को अभी तक दे दिया था। इनफैक्ट कल्याण चौबे ने बोला है ये कि OCI और PIO प्लेयर्स अब बहुत ज़्यादा दूर हैं नहीं, तो अगर वो भी हो जाती है तो वो एक शॉर्ट टर्म फिक्स होगा ऑफ कोर्स, बट लॉन्ग टर्म में अगर हमें compete करना है अपने प्लेयर्स को डेवलप करके, तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर से फॉलो करनी पड़ेंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर से बता के जाना, आपको क्या लगता है फीफा वर्ल्ड कप में हम कभी क्वालिफाई कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि भाई इंडियन फुटबॉल कभी ग्रो कर पाएगी? ये सारी चीज़ें कमेंट में ज़रूर बता के जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय दोस्तों।